जय हिंद आप सभी को। और हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक को क्या चल रहा था 1947 वाला 1947। और 1947 में भी भारत की आजादी तक और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ कहाँ पे क्या क्या समारोह हुए, क्या क्या कार्यक्रम हुए, है ना, इन सब चीजों की चर्चा कर चुके थे। 1947 तक हो गया था, 1947 ध्वजारोहण तक, लास्ट यहीं तक हुआ था ना। हाँ, और कल जो नोट्स में भेजा था ग्रुप में, उसको देखे थे जी, पढ़े थे या ऐड किए कॉपी में। 1946 और 1947 के संदर्भ में भारत में क्या क्या हुए थे, है ना। कैबिनेट मिशन, इसके अलावा माउंटबेटन योजना, ठीक है, स्वतंत्रता समारोह, उसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें थी वो पूरा मैं भारत के जो संदर्भ में था, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चल रहा है ना। 1946-47 वाला लास्ट वीक देख रहे थे, तो भारत के संदर्भ में क्या था उसको मैं नोट्स में भेजा था। पढ़े थे एक बार, लिखे तो नहीं होंगे, कम से कम पढ़े। कैसे, लिखे भी हैं पढ़े भी हैं, गुड। चलिए, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि लास्ट क्लास में चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता समारोह मनाया जा रहा था, अलग अलग विभिन्न स्थानों पे ध्वजारोहण हुआ, ये सब की चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय बताया था कि 1947 में भी एक रियासत में क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, है ना। कौन सी रियासत में, जो सबसे क्या थी जी, छोटी रियासत थी, गुड, है ना, शक्ति। तो उस रियासत में क्या आंदोलन हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे और दीवान कौन थे, कारण क्या था, उसकी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा, 1947 ही चल रहा है हमारा, है ना। 46 कैबिनेट तक कंप्लीट किए थे, 46, 47, 48 ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो 47 में एक हुआ क्या, शक्ति रियासत में, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन। और इसके पहले कौन सी रियासत में किसान आंदोलन देखे थे, इसके जस्ट पहले और कौन सा आंदोलन देखे, किसान वाला। और वो कौन सी रियासत का था, हाँ वो कांकेर रियासत का था। कब हुआ था वो, कब हुआ था जी, हाँ 1944 में, 44 में, ठीक है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे उसके, तो पता ही है आपको, इंदु केमट जी। चलिए, तो ये भी जो छोटी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत जो 14 रियासतों में शक्ति रियासत, तो यहां पे क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। कारण क्या था, तो वहां का जो राजा था, वहां का जो प्रमुख था, कहां का, शक्ति रियासत का, उसने क्या किया था, भू राजस्व की नीति में, जैसे उसमें किसमें, कांकेर वाले में जो भू राजस्व की नीति में परिवर्तन किया था, वो कौन किया था, राजा किया था कि उसके अधीन आने वाला कोई व्यक्ति किया था, कौन किया था कांकेर में, दीवान किया था, वेरी गुड, है ना। तो जैसे कांकेर में भी भू राजस्व नीति में चेंजेस हुए, वैसी ही भू राजस्व नीति में चेंजेस कहा हुए, शक्ति रियासत में हुए। लेकिन वहां पे किसने किया था, तो दीवान ने किया था, है ना। और यहाँ पे कौन कर रहा है, तो यहाँ पे स्वयं शासक के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है भू राजस्व की नीति में। यानी भू राजस्व की नीति समझते हैं ना, कैसे, भू राजस्व की नीति मतलब जो किसान है, ठीक है, वो लोग क्या देते थे, राजा को टैक्स देते थे, कर देते थे। तो कर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब भू राजस्व की नीति मतलब जो पॉलिसी जो किसानों के लिए है, उसमें क्या किया गया, चेंजेस किए गए, ठीक है। तो किसानों से संबंधित नीति, अब किसान क्या काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, ठीक है। तो उससे रेवेन्यू से संबंधित जो चीजें हैं उसमें क्या किए गए, चेंजेस किए गए। तो उसमें दोनों में याद रखना भाई, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें दीवान और इसमें शासक किया है करके, क्योंकि कभी कभार जो कूट वाले प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो उसमें ऐसे घुमा देता है क्या, कि हाँ सर भू राजस्व नीति में तो चेंजेस हुए थे, वहां पे भी हुआ था, यहां पे भी हुआ था, सही है। लेकिन उसमें क्या दे दिया रहता है,
कांकेर रियासत के राजा द्वारा भू राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया था। शक्ति रियासत के दीवान द्वारा भू राजस्व की नीति में परिवर्तन किया गया था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो वहां पे अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। दीवान बोलेगा तो क्या लेना है और राजा बोलेगा तो क्या लेना है, ठीक। तो यहां पे किसने किया है, तो जो लीलाधर थे यानी जो दीवान थे, सॉरी शासक थे, उसने किया है। तो लिख लीजिए हेडिंग, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन। फर्स्ट पॉइंट, कब हुआ, कब हुआ, तो 1947 में ही, 1947 नवंबर माह में, चाहे तो लिख सकते हो। उसके बाद चल रहा है, कहां हुआ, तो शक्ति, शक्ति कौन से जिले में आता है जी, अब तो शक्ति क्या बन गया है, खुद खुद क्या बन गया है, शक्ति जिला बन गया। और किससे अलग होके बना है, किससे अलग होके बना है शक्ति जिला, हाँ जांजगीर चांपा से। शक्ति को और किस नाम से फेमस है शक्ति, एक तो रियासत है पता है, ठीक है, आंदोलन हुआ वो भी पढ़ रहे हैं, और क्या नाम से जाना जाता है शक्ति, क्या खासियत है या किस प्रकार से और प्रश्न आते हैं शक्ति में, क्या प्रश्न आते हैं, शक्ति वाले कोई नहीं है, हाँ लोचन प्रसाद पांडे इन लोग को बोल रहे हैं हाँ देखिए, चलो उसमें बाद में आते हैं, पहले टॉपिक पे रहते हैं। तो कब 1947 कहां शक्ति में, शासक का नाम याद रखिए भाई, शासक का नाम है लीलाधर सिंह, शासक का नाम है लीलाधर सिंह। अब मैं थोड़ा सा कांकेर में जा रहा हूं, कांकेर मतलब कांकेर वाला टॉपिक, उसमें जो शासक का नाम था वो क्या था, याद है किसी को, कांकेर वाले के शासक का नाम, वेरी गुड, भानु प्रताप देव। और भानु प्रताप देव ने क्या किया था, भू राजस्व की नीति में परिवर्तन किया था कांकेर में, है ना। नहीं, किसने किया था, दीवान ने किया था। दीवान का नाम क्या था कांकेर वाले का, टी महापात्रा, उसने चेंजेस किए थे, ठीक है। उसके पहले कौन था, तो महंत थे एक, वो याद रखना आप, ठीक। तो जैसे उसके नाम आपको याद है अच्छे से, वैसे इसके नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं, कूट वाले प्रश्न में पूछ चुका है। तो शासक का नाम याद रखिएगा, लीलाधर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कारण क्या था, तो कारण वही शासक की यानी राजा की शोषणकारी कृषि नीतियां, शासक की शोषणकारी कृषि नीतियों के कारण, क्या हुआ था, यह आंदोलन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेतृत्वकर्ता। अब यहां पे जो है प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा भाई इसको, जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। यहां पे जो प्रश्न पूछा है क्या, कि शक्ति रियासत में, शक्ति रियासत में जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन में क्या दिया था, वहां के दीवान, ठीक है, वहां के दीवान। एक दो ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, अपने से डाल रहा हूं, बाकी प्रश्न जैसा आया था वैसा बता रहा हूं। शक्ति रियासत में हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, पहला है वहां के दीवान यानी शक्ति के दीवान, दूसरे वहां के शासक, तीसरे वहां के गांव वाले, गांव वाले मतलब ये शक्ति रियासत के गांव वाले, प्रजा वहां की, और चौथा ऑप्शन है वहां के गांव वाले प्लस वहां के गौटिया लोग, ठीक है। अब कई लोग का माइंड चल रहा होगा, क्योंकि जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जो शक्ति रियासत में जो आंदोलन हुआ था उसकी देख रेख कौन कर रहे थे करके एक नाम बताया था आप लोग, क्या नाम याद है किसी को, कैसे, अरे लास्ट क्लास में बताया था ना, शक्ति रियासत में जब विद्रोह हुआ तो एक व्यक्ति वहां पे क्या कर रहे थे, हाँ वेरी गुड, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, है ना। तो लास्ट क्लास में जैसे आप लोग को बताया था कि शक्ति में जो आंदोलन हुआ था उसको दिशा निर्देश देने का काम या देखने का काम कौन कर रहे थे, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह। अब जिस ऑप्शन को मैं बोला अभी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे करके,
तो यहाँ पे आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? दीवान, शासक, गांव वाले, और गांव वाले प्लस गौटिया। गौटिया समझते हैं ना, जो गांव का क्या होता था? प्रमुख होता था। तो यहां पे जो नेतृत्व करता थे इस शक्ति रियासत में हुए किसान आंदोलन के, वो वही है कौन? स्थानीय किसान, वहां के शक्ति के किसान, और शक्ति के कौन लोग? गौटिया लोग। शक्ति के किसान और गौटिया, ये आपको उत्तर लेना है, ठीक है? अगर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऑप्शन में नहीं है तो, और अगर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऑप्शन में है तो आपको क्या लेना है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह लेना है। अब देखो, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे ना, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1947 की बात कर रहे हैं, 1947 की। ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो 1947 में जब ये आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय 1947 में भारत की आजादी भी हो चुकी थी, क्योंकि नवंबर के पहले क्या पढ़े थे? अगस्त। अगस्त में भारत आजाद हुआ था। और जब भारत आजाद हुआ था तो सबको एक करके रखने का कार्य चल रहा था, है ना? कि जितने भी राजा महाराजा हैं, जितने भी अलग अलग जो प्रतिनिधि लोग हैं, सबको किसमें मिलाना है? भारत में मिलाना है। ठीक, तो यहां की जो जिम्मेदारी लिए थे, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपे थे कि ये जो व्यक्ति है वो घाट घाट का पानी पिया है, ये सभी लोगों को क्या करेगा? एक सबको एक करने का काम करेगा करके। तो ये जो जिम्मेदारी सौंपे थे कि रियासत लोग को आपको जाके बोलना है कि आप क्या करो? भारत में मिलो, समझाओ उनको। ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी किनको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। ठीक, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इस समय क्या थे? बहुत बिजी चल रहे थे, विभिन्न राजाओं से मुलाकात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के। कभी रायगढ़ जा रहे हैं, कभी कोरबा जा रहे हैं, कभी रायपुर बुलवा रहे हैं उनको, है ना? रायपुर मिल रहे हैं, सरगुजा, बस्तर, अलग अलग जगह पे उनका दौरा चल रहा है। ठीक, और यहाँ की जिम्मेदारी भी वो लिए हुए हैं। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। कहाँ की? शक्ति की। तो शक्ति में वो प्रत्यक्ष तौर पर वहां पे नहीं गए, ठीक है? वहां पे वो क्या किए? संरक्षण, मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से दिशा निर्देश देने का काम किए। लेकिन जो कमान संभाले थे आंदोलन की, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे राजा के महल के सामने, तो वो कौन कर रहे थे? उनके साथ ठाकुर जी नहीं बैठे थे, वो कौन कर रहे थे? वहां के कौन? किसान और वहां के गौटिया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण किनका मिल रहा है इस आंदोलन को? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो अगर मान लीजिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऑप्शन में आता है, तो आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को ही लगाना है टिक। और अगर मान लीजिए प्रजा, गौटिया, ये सब का नाम दे रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको वहां की प्रजा और गौटिया को ही देना है। क्लियर है जी? अभी लिख दूंगा तो टेंशन नहीं होगा। ठीक, तो यहां पे हम नेतृत्वकर्ता और संरक्षण अलग अलग लिखेंगे। ठीक, तो नेतृत्व में क्या आएंगे? नेतृत्व में आएंगे स्थानीय निवासी, शक्ति के स्थानीय, ग्रामीण या गांव वाले या निवासी, जो भी लिखें आप, तथा गौटिया। और यहां पे संरक्षण की बात करूं कि इस आंदोलन को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो यहां पे किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा जी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है? एक नाम तो आपको बता दिया, क्या? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, है ना? ये क्या दे रहे थे? संरक्षण प्रदान कर रहे थे इस आंदोलन में। और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति भी हैं। अब दूसरे व्यक्ति कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के अलावा दूसरे व्यक्ति, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। एक लाल क्रांति सेना से जुड़े थे वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति को यहां पे आसरा दिया गया था। याद करिए, अकलतरा जांजगीर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति को आसरा दिया था, लाल क्रांति सेना के थे वो। याद आ रहा है? हाँ, रामेश्वर प्रसाद अवस्थी नहीं, वो तो दिए। दिए किसको थे? दिए किसको थे? उस व्यक्ति का नाम? वेरी गुड, श्याम नारायण कश्मीरी जी को। तो श्याम नारायण कश्मीरी और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये दोनों का संरक्षण था किनके? इस शक्ति रियासत में हुए आंदोलन का। ठीक, तो मैं जानबूझ के वो पूछा था कि हाँ याद करें कि श्याम नारायण कश्मीरी को आप जान रहे हैं कि नहीं, और कौन सी सेना से जुड़े थे श्याम नारायण कश्मीरी? हिंदुस्तानी लाल सेना। वेरी गुड, श्याम नारायण कश्मीरी। ठीक, तो ये दो व्यक्तियों का संरक्षण, नेतृत्व पूछेगा तो स्थानीय, ग्रामीण और गौटिया, और संरक्षण पूछेगा तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी और श्याम नारायण
कश्मीरी जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्रमुख कार्य क्या हुआ, या और क्या प्रश्न पूछा था कूट में। कूट में यह पूछा था कि जब भारत आजाद हो गया, है ना, और जब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जितनी भी रियासतें थी, उसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उनका संविलियन हो गया इसमें, भारत संघ में। तो कौन सी रियासत ऐसी थी जो भारत संघ में मिलने के बाद भी वहां पे क्या चालू रहे, किसान आंदोलन या कृषक आंदोलन चालू रहे, ठीक है। तो यही रियासत है, कौन सी रियासत, शक्ति रियासत। क्या प्रश्न पूछा है कि भारत संघ में संविलियन के बाद या विलय के बाद या भारत संघ में जब रियासतें मर्ज हो गई, फिर भी कौन सी रियासत में आंदोलन चलते रहे, तो कौन सी रियासत में चलते रहे, तो इस रियासत। तो बाद में धीरे से सरकार के आदेशों पर धीरे धीरे वो मामला शांत हो गया। आंदोलन बाद में सफल हुआ है, किसानों की मांगों को बाद में माना गया है, ठीक है, 48-49 में, लेकिन ये नवंबर से स्टार्ट था और लगभग साल 1.5 साल तक चलता रहा, ठीक। तो यहां पे प्रमुख तौर पे आप क्या लिखेंगे कि भारत संघ में संघ, यूनियन लिखिएगा, भारत संघ में विलय के बाद भी, भारत संघ में विलय के बाद भी यहां यानी कि शक्ति में आंदोलन चलता रहा। और भारत संघ में विलय कब हुआ है, पूरे राज्यों का, यानी पूरे क्या बोलते हैं, रियासतों का भारत संघ में विलय कब हुआ है, तो 1 जनवरी 1948 को, है ना। 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में कितनी रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। तो 14 रियासतों का जो विलय हुआ है वो कब हुआ है, 1 जनवरी 1948 को। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 1 जनवरी 1948 के बाद भी क्या चलते रहा, यहाँ पे आंदोलन चलते रहा, यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक। रियासतों के नाम तो आप लोग को याद है। देखो 2-3 चीजें जो है ना एकदम चिल्लर वाली याद रखनी चाहिए हम लोग को। क्या, एक तो छत्तीसगढ़ में रियासतों के नाम, ठीक। मैं जिले विले की बात नहीं कर रहा हूं, जिले तो आपको मतलब याद करना ही है ना। जिले कितने हैं, तहसील कितने हैं, तहसीलों के नाम भले याद ना हो लेकिन संख्या याद होनी चाहिए कि इस जिले में इतने तहसील हैं, है ना, इतने विकास खंड है, वो आपको याद होना चाहिए। बाकी जिलों के नाम कब बने, किससे अलग होके बने, ये एकदम कंपलसरी है, मतलब करना ही है, ठीक है। जैसे लंच खाते हो, डिनर, ब्रेकफास्ट जरूरी है खाने के लिए जीना, वैसे जब छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो आपको जिले याद रखना जरूरी है, ठीक। उसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, 14 रियासतों के नाम याद रखना, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग को क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हैं, ट्रिक बना के भी बताया हूं, याद हो गया होगा। और साथ ही आपको और क्या याद रखना है छत्तीसगढ़ से संबंधित नाम में, तो छत्तीसगढ़ों के नाम भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ समझ गए, ऊपर जो शिवनाथ नदी के ऊपर के 18 गढ़ जो किसके अधीन थे, रायपुर, रतनपुर के, और शिवनाथ नदी के दक्षिण के 18 गढ़। तो ये 18 और 18 गढ़ों के नाम भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी पूछ लेता है भाई ये जो गढ़ था, ठीक है, टेंगनागढ़, तो टेंगनागढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में था कि शिवनाथ नदी के दक्षिण में था। सुअरमार, सुअरमार कहां था, ऊपर था कि नीचे था, कहां था सुअरमार, है मतलब कहां है सुअरमार, शिवनाथ नदी के उत्तर में है कि दक्षिण में है? कई लोग उत्तर बोल रहे हैं, कई लोग दक्षिण बोल रहे हैं। कितने लोग उत्तर बोल रहे हैं, उत्तर वाले कितने लोग हैं? कोई तो बोल रहा था ना अभी उत्तर। चलिए, तो जो उत्तर बोल रहा था वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, दक्षिण में आएगा। महासमुंद से जब आप जाते हैं कोमा खान बागबाहरा के आगे वाला रास्ता, जब आप खरियार रोड जाते हैं तो एक सुअर मार करके जगह आता है, तो वो क्या था, वो छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़ था। पहले भी वहां पे क्या था, किला था, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछता है, तो एक बार उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा कि 18 गढ़ शिवनाथ के ऊपर वाले कौन कौन से हैं और शिवनाथ के दक्षिण के 18 गढ़ कौन से हैं, जिसको मिला के हमारा क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, ठीक। चलिए, और ये सब क्या थे, राजा महाराजाओं के समय किले थे ये सब, है ना। अब क्या हुआ बाद में, मध्यकाल में हम लोग पढ़े हैं,
कि राजा महाराजा क्या होते गए, जब मराठे आ गए हमारे यहाँ, कलचुरी आए, कलचुरी के बाद कौन आए, मराठे आए, तब खास करके जब मराठे आए, है ना, मराठा, तब इनकी जो शक्ति थी, हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनकी शक्ति क्या होने लगी, छीड़ होने लगी, मतलब कमी आ गई, है ना, क्योंकि मनमाना टैक्स लाद देते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जितने भी किले थे, जो राजा महाराजा थे छोटे बड़े, वो सब क्या बन गए, वो सब जमींदार बन गए, है ना। अब जमींदार का क्या काम होता था, क्योंकि राजा तो मराठा बन गया था, सूबेदार लोग राजा बन गए थे, मराठा शासक राजा बन गए थे, ये सब क्या बन गए, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, लेकिन अब ये रियासत के राजा क्या बन गए, सब जमींदार बन गए। और जमींदार का काम क्या होता था कि अपने निर्धारित क्षेत्र से टैक्स वसूल करके, रकम वसूल करके किसको देना, राजा को देना। ठीक, तो ये जितने भी छोटी बड़ी रियासत थी वो क्या बन गई, जमींदारी बन गई। अब मराठों के बाद कौन आ गए, मराठों के बाद कौन आए छत्तीसगढ़ में, ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन वाले यानी अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज जब आए तो कुछ कुछ जो रियासतें थी जो उनको क्या की, सपोर्ट की, तो सपोर्ट जैसे कि आपको सरगुजा ये सब बताया था, है ना, तो ये सबको क्या किया कि आप क्या थे, पहले राजा थे, अभी क्या हो, जमींदार हो, है ना, तो हम आपको क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या बोले कुछ कुछ रियासतों को कि हम आपसे खुश हैं, हम आपकी जमींदारी को क्या घोषित करते हैं, रियासत घोषित करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स घोषित करते हैं। जैसे सरगुजा का था, कोरिया का था, खुश होकर उनको क्या बनाया गया, रियासत बनाई गई। तो 1865 में, 1862 में जो महारानी विक्टोरिया थी, उसने आदेश दिया था कि कुछ जमींदारों को क्या, मतलब जो जमींदारी क्षेत्र है उनको रियासत बनाया जाए, ताकि रियासत बनने के बाद जो टैक्स वसूली का कार्य है ना, वो और अच्छे से आगे बढ़े, ज्यादा टैक्स वसूली हो। तो छत्तीसगढ़ में जो जमींदारियां थी मुख्य रूप से 14, 1865 में, 1865 में कितनी मुख्य रूप से बड़ी जमींदारियां थी, तो 14 जमींदारियां थी। तो इन 14 जमींदारियों को क्या बनाया गया 1865 में, रियासत बनाया गया। क्या बनाया गया, रियासत बनाया गया। ठीक, तो कई लोग के माइंड में आ रहा होगा क्या कि सर 1865 में रियासत बनाया गया, ठीक है, नहीं आ रहा होगा माइंड में तो मैं जबरदस्ती डाल रहा हूं, ठीक है, और आ गया होगा तो आपका ध्यान यहां पे है, अच्छे से समझ रहे हैं आप। ठीक, 1865 में मैं क्या बोला, 14 रियासत, जमींदारियों को रियासत बनाया गया, क्लियर है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 1905 में, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब कितनी रियासतें यहां आई थी, 5 रियासतें आई थी। कौन कौन सी रियासतें थी, कोरिया, जशपुर, उदयपुर, सरगुजा और चांग बखार। ये तो आई 1905 में, है ना, और 1865 में कितनी थी, 14 थी, तो 14 5 कितना हो गया, 19 हो जाएंगी। तो अभी तो अपने यहां 19 नहीं है, 14 ही है, कैसे, छोटा सा आंसर है उसका, अच्छे से पढ़े हैं तो। गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमारे यहाँ की जो 5 थी, पटना, रायकोल, ये सब है ना, कालाहांडी, ये सब कहाँ गए, ये उड़ीसा गए। तो 5 रियासतें अपने से उड़ीसा गई, और उड़ीसा से 5 रियासतें अपने यहाँ आई। ठीक है, तो 14 में से 5 गई, 14 में से 5 गई तो कितना हुआ, 9, लेकिन 5 तो वहां से आई, तो फिर कितने हो गए, 14 ही हो गए। ठीक है, तो 1865 से कितनी रियासतें हैं, 14 रियासतें। बस एक चीज आपको याद रखना है कि 1905 में 5 रियासतों का क्या हुआ, उड़ीसा से आदान प्रदान हुआ। तो ये सब पहले क्या थी, ये रियासतें, जो 14 रियासतें वो पहले क्या थी, जमींदारी थी। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो आपको याद रखना हो, क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है आपको शक्ति रियासत कब, 1947, शासक का नाम लीलाधर सिंह, कारण क्या था, तो वही शोषणकारी कृषि नीतियां, नेतृत्व कौन थे, तो ग्रामीण और गौटिया वहां के, और संरक्षण में आपको 2 लोगों के नाम याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और श्याम नारायण कश्मीरी। और क्या प्रश्न पूछता है कि आजादी के बाद भी और भारत संघ में जितनी भी रियासतें थी उनके विलय के बाद भी कौन सी रियासत में आंदोलन चलते रहे, तो यही रियासत है शक्ति रियासत। क्लियर है, मिटा दूं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में। अभी क्या बताया ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, 1947 में क्या जिम्मेदारी दिया गया है इनको, ठाकुर जी को,
हाँ, सभी रियासतों को क्या करना है, भारत संघ में विलय कराओ, जिम्मेदारी दे दी। ठाकुर जी को ही क्यों दिए? क्योंकि हर जिले में इन्होंने क्या किया है, आंदोलन किया है और आंदोलन करवाया है। ठीक है, चाहे धमतरी हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, सभी स्थानों पे के लोग इनको जानते हैं और ये भी अपनी पकड़ सभी स्थानों पे क्या थे, बनाए हुए थे। बच्चा बच्चा इनको जानता था। ठीक, तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कि जितने भी राजा महाराजा हैं हमारे यहाँ 14 रियासतों के, उनको आप क्या करो, आप उनको संघ में यानी भारत में मिलाने की आप क्या करो, कोशिश करो। कोशिश करो मतलब आपको मिलवाना ही है। ठीक है, और उस पर एक खरे भी उतरे, क्योंकि आपको पता है कि जो 14 रियासतें थी उन्होंने एक संघ बना लिया था कि हमको भी क्या चाहिए, विशेषाधिकार चाहिए, अलग से हम लोग रहेंगे। पढ़े थे ना, क्या बनाया था उन्होंने, राजाओं ने? वेरी गुड, पूर्वी राज्य संघ, राजकुमार कॉलेज में है ना, मुख्यालय था ईस्टर्न स्टेट यूनियन का। तो इन्होंने को विशेषाधिकार चाहिए था और हमारे जो राजनेता हैं उनको क्या करना था, सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाना था। तो ठाकुर जी को जिम्मेदारी सौंपी गई और ठाकुर जी के अलावा ये अनुभवी व्यक्ति, अब अनुभवी के साथ एक युवा जोश भी होना चाहिए। तो युवा जोश के तौर पे किसको चुना गया, तो जिनके नाम से रायपुर में क्या है, स्कूल है फायर ब्रिगेड चौक में। कौन सा स्कूल? जे एन पांडे। ठीक है, तो प्रोफेसर जय नारायण पांडे जी और साथ ही अनुभवी व्यक्ति के तौर पे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक, और जिम्मेदारी सौंपने के बाद किसका गठन किया गया था, तो लिख लीजिए काउंसिल ऑफ एक्शन, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। कब गठित हुआ, तो 1947 में, 1947 में। क्या उद्देश्य था, ये पूछता है, और साथ ही इस काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के जो मेंबर थे, जो प्रमुख थे, वो कौन थे, ये भी पूछता है। ठीक, तो आपको यह याद रखना है कि किस का गठन किया गया था, तो काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया था राज्यों को मिलाने के लिए, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के लिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए कब गठित हुआ, तो 1947 में, 1947। क्या पूछता है, अध्यक्ष कौन थे या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यहां पे नाम लिखना है किसका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। और साथ ही इसके प्रमुख सहयोगी बोलो या मंत्री बोलो या सचिव बोलो, वो कौन थे दूसरे, दूसरा नाम क्या था जी, जय नारायण पांडे। ठीक, और जय नारायण पांडे के बारे में किस आंदोलन में सबसे ज्यादा पढ़े हैं, किस आंदोलन में पढ़े हैं, भूल गए, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका नाम प्रमुख रूप से आता है बहुत बार, जय नारायण पांडे जी का। ठीक, प्रोफेसर थे, बाद में प्रोफेसर भी बने। तो कब 1947, अध्यक्ष का नाम ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मंत्री सहयोगी या सचिव पूछेगा तो जय नारायण पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। और क्या पूछेगा, कारण क्या था या उद्देश्य क्या था इसका, तो छत्तीसगढ़ की रियासतों को छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए। ठीक, ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो अब इनका काम क्या होगा, जितने भी राजा महाराजा थे सबके यहां गए। ठीक है, उन लोग को रायपुर भी बुलाया गया, मुख्यालय मतलब जो मेन एरिया था अपना संभाग का प्रमुख, क्योंकि उस समय जो राजधानी थी वो क्या थी, नागपुर ही थी।
तो मुख्यालय बुलाया गया, नागपुर भी बुलाया गया, तो सबसे बातचीत की। और हमारे यहाँ कितनी रियासतें? 14 रियासतें। तो उस 14 रियासतों से प्रश्न आता है कि सबसे पहले किस रियासत ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था कि मैं भारत संघ में मिलूंगा, यानी मैं रियासत और मेरे साथ मेरी पूरी प्रजा, मेरे पूरे लोग भारत संघ में मिलेंगे। कौन सी रियासत थी? प्रश्न आता है, कौन सी रियासत थी जी? हाँ, खैरागढ़ थी। अलग अलग बता रहे हैं, बताइए। खैरागढ़ बोले कई लोग, और खैरागढ़ है? अच्छा। और नांदगांव वाले कोई नहीं है क्या जी? राजनांदगांव? देखिए, यहां पर दो प्रकार से प्रश्न आया हुआ है। ठीक, कैसे प्रश्न आया है? जो मैं अभी क्या प्रश्न पूछा कि किस रियासत ने सबसे पहले संविलियन के लिए या विलय पत्र में किसने हस्ताक्षर किया? तो यहां पे चार ऑप्शन। पहला सरगुजा, दूसरा है जशपुर, तीसरा है खैरागढ़ और चौथा है नांदगांव। अब कितने लोग प्रश्न को समझ गए कि सबसे पहले संविलियन पत्र पर या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? तो कितने लोग खैरागढ़ और कितने लोग नांदगांव बोल रहे हैं जी? बताइए, खैरागढ़ वाले कितने हैं? खैरागढ़, खैरागढ़, अच्छा। और नांदगांव वाले कितने हैं? चलिए, मिक्स है। तो यहां पे जो उत्तर होगा, है ना, कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया करके, तो यहां पे उत्तर होगा आपका खैरागढ़ नहीं, नांदगांव होगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा? नांदगांव। और अगर प्रश्न पूछ ले क्या कि छत्तीसगढ़ में किस रियासत ने सबसे पहले भारत संघ में विलय हेतु स्वीकृति प्रदान की थी करके, ठीक है, हस्ताक्षर की बात नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है? स्वीकृति प्रदान की थी। तो स्वीकृति प्रदान की थी अगर पूछेगा तो क्या आएगा? तब आएगा आपका क्या? खैरागढ़। गुड। ठीक है, तो यहां पे अब डिफरेंस क्या है? सर, स्वीकृति प्रदान की तो साइन तो किया होगा ना? नहीं। ठीक है, कई बुक्स में क्या करता है, मैच कर दिया रहता है। संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर इन लोग कब कहां किए हैं? जो हमारी मध्य प्रांत की राजधानी थी। क्या थी मध्य प्रांत की राजधानी? नागपुर। तो हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी किसको दी है कि जितने भी रियासत है सबको आप क्या करो, बात करो और भारत संघ में मिलाओ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को दिए। तो वैसी पूरे भारत में जिम्मेदारी किसको मिली थी कि पूरे 565 रियासतों को? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? मध्य प्रांत की जो राजधानी थी, यानी हमारे सेंट्रल प्रोविंस का जो कैपिटल था नागपुर, वहां पे मीटिंग रखी, है ना। कब मीटिंग रखे? सब लिखेंगे ना, टेंशन मत लेना। कब लिखे कब मीटिंग रखे? तो 15 दिसंबर 1947 को क्या रखे? वो मीटिंग रखे। कहां रखे? नागपुर में। और बोले छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जितनी भी रियासतें हैं, कितनी रियासतें? 14 रियासतें। तो 14 के 14 रियासतों के राजा, या राजा नहीं आ पा रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि, प्रतिनिधि भी नहीं आ पा रहे हैं तो उनके कोई भी कर्मचारी, आना है मतलब आना है करके 14 के 14 को कहां पे? नागपुर में। और उनको पूरा समझाइश दिया गया। ये भी आए हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे 15 दिसंबर, सॉरी, मध्य प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे 15 दिसंबर 1947 में, कौन रहे होंगे? रविशंकर शुक्ल जी, वो भी आए हुए थे क्योंकि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं राजधानी में, तो मुख्यमंत्री तो आएंगे ही आएंगे। तो वो भी आए थे। 14 के 14 रियासतों के राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन 14 के 14 नहीं आए। ठीक है, सिर्फ 14 में से 11, 3 रियासतों को छोड़ के 11 रियासतों के राजा यहाँ पे आए। और उन 11 रियासतों के राजाओं को सरदार पटेल द्वारा क्या दिया गया? समझाइश दी गई, उनको बताया गया, है ना, अच्छे से समझाया गया। और फिर उन लोग क्या किए? साइन किए। तो वो जो 11 लोग गए हुए थे कहां पे? नागपुर में गए हुए थे। तो उन 11 लोगों में भी सबसे पहला साइन किसने किया? तब आपको उत्तर क्या लेना है, बताया हूं। साइन में राजनांदगांव या नांदगांव रियासत। ठीक है, तो वहां का राजा भी नहीं गया हुआ था, वहां का राजा छोटा था, तो उसकी जो राजमाता थी, है ना, वो वहां पे गई हुई थी। तो सबसे पहला
साइन वही की, लेडीज फर्स्ट, पहला नाम उन्हीं महिला का आता है, सब नाम याद करेंगे। और अगर ये हो गया प्रश्न क्या कि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, तो नांदगांव रियासत ने किया, वहां के प्रतिनिधि ने, वहां की राजमाता ने। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि सबसे पहले स्वीकृति किसने प्रदान की कि ठीक है मैं भारत संघ में क्या करूंगा, मिलूंगा करके, तो वो किसने प्रदान किया था, वो खैरागढ़। अब इसकी क्या स्टोरी है, इसकी स्टोरी ये है कि जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना, ये मीटिंग से थोड़ा पहले है ना, दिसंबर से थोड़ा पहले बात है, कब की, अगस्त माह की, है ना, जब भारत को क्या मिली थी, आजादी मिली थी। तब अगस्त माह में ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह सभी रियासतों का दौरा कर रहे थे, सभी लोगों को बुला रहे थे, समझा रहे थे। तो जब समझाने के टाइम पीरियड में जब इसका गठन हुआ था, किसका, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का, जिसमें ये प्रमुख थे, तो जब ये सभी लोगों को समझाइश दे रहे थे 14 रियासतों को, तो उन 14 रियासतों में सबसे पहले किसने बोला कि हाँ मैं क्या करूंगा, भारत संघ में मिलूंगा करके, तो वो कौन है, स्वीकृति, फिर राजनांदगांव, यहां पे खैरागढ़, हाँ यहां पे आएगा खैरागढ़। ठीक है, तो स्वीकृति यहां पे अभी साइन नहीं हुआ है। ठीक है, कई बुक्स में क्या दिया रहता है, साइन भी हुआ ऐसे करके, तो साइन वो नाम मात्र वाला था। ठीक है, जब ये काउंसिल का गठन हुआ था ना, तो उसमें ठाकुर जी ने साइन लिया हुआ था, लेकिन जो मेन साइन हुआ था इनका विलय पत्र वाला, वो कहां हुआ था, वो कहां हुआ था जी, वो नागपुर में हुआ। ठीक है, और ये वाले जो साइन की बात करेगा वो स्वीकृति वाली बस है। तो अगर प्रश्न को ध्यान से समझ लेना भाई, विलय पत्र पर हस्ताक्षर या संविलियन हेतु हस्ताक्षर सर्वप्रथम किस रियासत ने किया, तो नांदगांव ने किया है, बाद में लास्ट वाला साइन। ठीक है, और किसके उपस्थिति में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मेनन, है ना, जो सचिव थे, उनकी उपस्थिति में किया था। और ठाकुर जी को स्वीकृति प्रदान किसने की थी, क्योंकि ठाकुर जी तो सबको समझा रहे थे ना, है ना, वो घटना तो पहले की है, और समझाने के बाद सबको भेज दिए थे नागपुर। तो समझाने के समय होता है ना कि जैसे आप लोग दोस्त सर्कल में मीटिंग करते हो, चल यार एग्जाम के बाद बस्तर घूमने जाएंगे करके, है ना, तो सबको पूछ रही है कौन, जागृति, तो सबसे पहले हाँ कौन बोलेंगे, रोमिल भैया बोलेंगे। ठीक है, तो रोमिल भैया क्या दिए, स्वीकृति दी, और उसके बाद फिर आया चंदा इकट्ठा करने की बात कि सबको 1000 काउंट्री करना है करके। तो सबसे पहले 1000 काउंट्री कौन किया, तो सृष्टि की। ठीक है, तो सृष्टि का नाम आएगा किसमें, हस्ताक्षर की करके, और स्वीकृति में कौन आएगा, रोमिल जी का नाम आएगा। क्लियर है, अब क्लियर है, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग लेना भाई, स्वीकृति पूछेगा तो लेना है खैरागढ़, और अगर हस्ताक्षर पूछेगा तो लेना है राजनांदगांव या नांदगांव स्टेट। क्लियर, चलिए मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुक में मैं बता रहा हूं, आपके बुक में दिया ही होगा ये, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया करके, तो वो दिया ही होगा खैरागढ़, इसलिए खैरागढ़ बता रहे हैं। वैसे दिया है क्या, नहीं दिया ना, हाँ फिर ठीक है, अपडेट वाला है। और अगर मान लो खैरागढ़ ऑप्शन में नहीं है या नांदगांव ऑप्शन में नहीं है स्वीकृति के हेतु, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो, जैसे फिर से बोल रहा हूं। अब मान लो प्रश्न पूछता है कि हस्ताक्षर प्रथम किसने किया करके, हस्ताक्षर प्रथम किसने किया विलय हेतु। अब यहां पे ऑप्शन में क्या है, खैरागढ़ है, नांदगांव है, जशपुर है, और उदयपुर है। क्या आएगा ऑप्शन में, क्या आएगा ऑप्शन में, नांदगांव आएगा ऑप्शन में, गुड। ठीक, अब मान लो सेम क्वेश्चन है, हस्ताक्षर प्रथम किसने किया। अब यहां पे नांदगांव की जगह क्या दे दिया है, सरगुजा दे दिया है। अब यहां पे हमको पता है हस्ताक्षर तो सबसे पहले नांदगांव ने किया है, लेकिन नांदगांव ऑप्शन में नहीं है, क्या है, खैरागढ़ है, तो किसको लोगे, तब खैरागढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ मैं हर तरीके से बता रहा हूं भाई, ताकि एग्जाम में गलती मत करो। अब प्रश्न पूछ दिया स्वीकृति प्रथम किसने दिया, स्वीकृति प्रथम किसने दी। ठीक, अब स्वीकृति प्रथम तो हमको पता ही है खैरागढ़। अब मान लीजिए खैरागढ़ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, खैरागढ़ की जगह क्या दे दिया है, नांदगांव, तब क्या मारोगे, नांदगांव मारोगे, और नांदगांव और खैरागढ़ दोनों दे देता तो आपको पता ही है,
कि नांदगांव और खैरागढ़ दोनों दे दिया और स्वीकृति दे दिया तो खैरागढ़ ही मानना है। ठीक, अब मान लो स्वीकृति प्रथम दे दिया है, अब सरगुजा, उदयपुर, जशपुर और रायगढ़ दे दिया, अब क्या मारोगे? अब प्रश्न विलोपित हो जाएगा, है ना? ये क्वेश्चन ही रॉन्ग। इनमें से कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो या बना दो, कोई मतलब नहीं, वो काउंट हो गए नहीं। हाँ, वो काउंट हो गए, माइनस मार्किंग भी नहीं होगा उसमें। विलोपित हो गया मतलब आप बनाए भी होगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना? वो विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा प्रश्न। और अगर आप बनाए हुए तो भी, नहीं बनाओ तो भी उसका ना माइनस होगा ना प्लस होगा। ठीक है, विलोपित मतलब विलोपित, 100 में से आपका जो जुड़ेगा वो 99 का जुड़ेगा। चलिए, तो काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट को देखें। उसके बाद आते हैं, आपको भी बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, मीटिंग बुलवाई थी। तो राजाओं की, पूरे राजा महाराजा आए थे एकदम, है ना? 14 के 14 तो नहीं आए, 11 लोग आए थे, 3 लोग नहीं आए थे। तो कारण पूछे क्यों नहीं आए, तो बोले कि दो तो बोल दिए तबियत खराब है, और एक बोले कि मेरा मन नहीं है करके। ठीक है, अन्य कारण तो अन्य कारण और तबियत खराब की आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन नहीं आया। लेकिन आपको याद रखना है 14 में से 11 रियासतें आई थी। तो हेडिंग लिखिएगा, राजाओं की ऐतिहासिक बैठक। राजाओं की ऐतिहासिक बैठक। और यहां पे क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के राजा गए होंगे क्या, कि मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के भी राजा गए होंगे? हाँ, मध्य प्रांत के पूरे राजा गए हुए थे। लेकिन उस समय मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश भी आता था, नागपुर क्षेत्र भी आता था। तो हमको तो उनसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है छत्तीसगढ़ के राजाओं से। तो आपको उधर का याद नहीं रखना है, कितने लोग गए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इधर वालों को ध्यान रखना है। तो 14 में से 11 गए थे, ये याद रखना। तो राजाओं की ऐतिहासिक बैठक कब हुई? ये हुई 1947 में, 1947 में। तो बढ़िया सब तैयार होके, है ना, अम्बेसडर गाड़ी में अपना, ओपन जीप में सब गए हुए थे, क्योंकि हाथी घोड़े में तो नहीं जाएंगे, है ना? तो राजाओं की ऐतिहासिक बैठक, डेट याद रखना है। क्या है डेट? ऐतिहासिक दिन 15 दिसंबर 1947। गुड, 1947। ये डेट सीधे तौर पे पूछा गया है, ये सीधे तौर पे पूछा गया है डेट को, 15 दिसंबर 1947। नेक्स्ट पॉइंट, कहां हुई? तो रायपुर में नहीं हुआ है, राजधानी में हुआ, मध्य प्रांत की, नागपुर में। उसके बाद शामिल लिख लीजिए, कितने शासक शामिल थे, शामिल शासक। तो 14 रियासतों में से 11 रियासतों के शासक शामिल हुए थे। सरगुजा, चांग बखार, इन लोग नहीं आए थे, शामिल हुए थे। ठीक, ठीक। उसके बाद और क्या पूछता है कि इस मीटिंग के, इस बैठक के प्रमुख अध्यक्ष या प्रमुख पदाधिकारी कौन थे? ठीक, तो आपको पता ही है कि मेन हेड कौन थे, पदाधिकारी या नेतृत्व किसने किया? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पदाधिकारी या नेतृत्व किनके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट, पदाधिकारी नेतृत्व पूछता है, उसके अलावा सचिव पूछता है, सचिव। तो इनके निजी सचिव भी कौन? वीपी मेनन जी। इनका भी प्रमुख योगदान रहा है भाई, वीपी मेनन जी का। साथ ही इनकी बेटी भी आई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी भी थी इस मीटिंग में। लेकिन हमको ये दो लोगों का नाम याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। उसके बाद और क्या पूछता है, मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री से पहले गवर्नर लिख लेते हैं। मध्य प्रांत के गवर्नर कौन थे उस समय? तो मंगल दास, मंगल दास पकवासा।
मंगलदास पकवासा। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे प्यारे सबके दुलारे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो ये चारों नाम याद रखिए। सरदार जी, मेनन जी, मंगलदास जी, साथ ही मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये दोनों हमारे यहाँ के हैं, यानी छत्तीसगढ़ का, यानी कि मध्य प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके मुखिया हैं। और ये दोनों केंद्र से आए। सेंट्रल से कौन आया था? तो ये दोनों आए थे, केंद्र वाले। और हमारे मध्य प्रांत से कौन थे? तो मध्य मध्य प्रांत से प्रमुख थे ये दोनों व्यक्ति। इसके अलावा और कौन थे? पूरे राजा महाराजा आए थे मध्य प्रांत के, और हमारे छत्तीसगढ़ के 11 रियासतों के राजा यहाँ पे थे। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या दिया गया, उन्हें समझाइश दी गई, उनको बताया गया। ठीक, और उनके बारे में प्रावधान भी किए गए। कई राजा लोग अड़ गए थे, क्या कि हम आपके अधीन हो जाएंगे तो हमारी जो साख है उस पर क्या हो जाएगा, बट्टा लग जाएगा। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाए इनको, क्या कि आप क्या रहोगे, अपने क्षेत्र के मुखिया रहोगे ही रहोगे। जैसे जनता आपको स्वीकार कर रही है अभी, वैसी स्वीकार आपको बाद में भी करेगी, है ना। लेकिन यह है कि अब आप सब, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सभी किसके दायरे में है हम लोग? सभी हम लोग संविधान के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, सभी हम लोग किस में जुड़ेंगे? अभी सब लोग यूनियन भारत संघ में मिलेंगे। तो ऐसा करके समझाया भी गया उनको। कई जो जमींदारी थी, सॉरी, कई जो रियासतें थी, उनका जो आय का सोर्स था वो उनकी जमीन थी, उनके खेती बाड़ी थे। तो यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उनके लिए अलग प्रावधान किया कि जिनकी आमदनी, वार्षिक आमदनी 1 लाख से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, तो उनको क्या दिया जाएगा? उनको हमारी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से 15% उनको क्या दिया जाएगा? वार्षिक, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, आय उनको प्रदान की जाएगी, आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, जो जिनकी आय कितनी है, 1 लाख, है ना, तो कितना दिया जाएगा उनको? 15%। ठीक है, वार्षिक भत्ता इस तरह से मिलेगा उनको, राजाओं को। ठीक है, और अगर जो रियासतें थी, जो बड़ी रियासतें थी, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से तक थी, उनको कितना दिया जाएगा? 15%। ऐसा बहुत उनको समझाया बुझाया गया। तब जाके हमारे राजा महाराजा क्या हुए, माने, और विलय पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो लास्ट लाइन आपको यही लिखना है भाई, क्या कि सरदार, और इन लोग क्या कहला रहे हैं अभी यहाँ पे? शासक कहला रहे हैं, लेकिन अब क्या कहलाएंगे विलय पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद? प्रशासक कहलाएंगे। गुड। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्पष्टीकरण से निश्चित होकर, स्पष्टीकरण से निश्चित होकर 11 रियासतों के राजा ने शासकों ने संविलियन हेतु, संविलियन का अर्थ है मिलना जुड़ना, ठीक है, संविलियन हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। और शासक और प्रशासक में क्या अंतर है, उस दिन डिस्कस किए थे ना? क्या अंतर है जी शासक और प्रशासक में? बताया था। भूल जाते हो, टेंशन बहुत है ना। क्या अंतर है शासक प्रशासक में जी? छोटा सा अंतर, एक लाइन का। कैसे? कौन जुड़े हैं? लाला राम जी के दिख रहे हैं सामने। क्या अंतर है शासक प्रशासक में? उस दिन और बताया था, फिर बता दो ना जी, इसलिए पूछ रहा हूं। आप दिख रहे ना। हाँ हाँ
बस एक माइनर सा है, शासक जो होता है वो मुखिया होता है ना, जो भी डिसीजन मेकिंग का पावर है उसी के पास रहता है। प्रशासक कौन होता है? प्रशासक भी मुखिया होता है, लेकिन उस प्रशासक के ऊपर क्या रहेगा, उसका भी एक मुखिया होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे रियासत में क्या थे, सभी अपने अपने रियासत में डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास था, पॉलिसी मेकिंग उनके पास था। ठीक है, जो भी निर्णय नियम कायदे कानून लागू करते थे वो लोग करते थे। लेकिन अब रियासतों के ऊपर कौन हो गया है? हमारा कानून हो गया है, हमारा भारत हो गया है, भारत शासन। तो यहाँ पे ये लोग क्या हो गए? शासक से प्रशासक हो गए। तो 11 ने क्या किया? साइन किया। अब इसके आगे लिखते हैं। अब 11 में से सबसे पहले कौन थे? तो लाइन से नाम लिख लीजिए। सबसे पहले किसने किया है? कौन सी रियासत? नांदगांव रियासत। कौन सी रियासत? नांदगांव रियासत ने सबसे पहले क्या किया? हस्ताक्षर किया है। ठीक, और किसने किया? तो राजमाता जयंती देवी, राजमाता जयंती देवी ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। तो यहां पे लिख लीजिएगा भाई, सर्वप्रथम हस्ताक्षर, सर्वप्रथम हस्ताक्षर। और यहीं पे ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लेना, नोट करके, सर्वप्रथम स्वीकृति तो खैरागढ़, सर्वप्रथम स्वीकृति अगर पूछे तो खैरागढ़ लेना, यहीं पर लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। ठीक, अब हमको काम नहीं है भाई कि दूसरा किसने किया, तीसरा किसने किया, चौथा किसने किया, ये कभी नहीं पूछा ना पूछेगा। अपने को याद मतलब है किससे? 11 लोग आए और 11 में सबसे पहले किसने किया? नांदगांव वाले। अब 11 के अलावा कितने लोग नहीं आए थे? तो 3 लोग। तो 3 लोग का भी नाम इंपॉर्टेंट है कि बाद में किसने किया है करके, तो उनकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी याद रखना है 14 में से 11 आए हैं और 11 में सबसे पहले किसने किया? नांदगांव। अब इसके बाद आपको जैसे भी याद हो रहा है या जिस तरीके से भी आपको याद है, आप अपने अनुसार उनको जमा सकते हो, लेकिन टॉप में आपको इनको रखना है, नांदगांव वाले। ठीक, दूसरा, दूसरा लिख लीजिए, कांकेर। कांकेर से किसने किया? तो भानु प्रताप सिंह। सुने हैं नाम इनका? कैसे? हाँ, किसान आंदोलन में भी पढ़े इनको। ठीक, और भानु प्रतापपुर। नेक्स्ट पॉइंट, कांकेर हो गया, नांदगांव, कांकेर। कांकेर के बाद लिख लीजिएगा रायगढ़। रायगढ़ से किसने किया हस्ताक्षर? तो रायगढ़ से किसने किया था? ललित सिंह ने, ललित सिंह। अगर नाम याद हो रहा है तो याद करते चलिए भाई, है ना। इनका तो याद रखना ही है, राजमाता जयंती देवी का। उसके अलावा ये लब भी याद करते चलिए, कांकेर भानु प्रताप सिंह, रायगढ़ से ललित सिंह। रायगढ़ के बाद कोरिया। चलो यार, अलग अलग पेंस में। कोरिया, कोरिया से किसने किया था जी? रामानुज प्रताप सिंहदेव, रामानुज प्रताप सिंहदेव। ठीक, उसके बाद उदयपुर, फिफ्थ, उदयपुर। उदयपुर से किसने किया था? तो चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कितने हुए? 5। छठवा, खैरागढ़। खैरागढ़ से किसने किया था? तो वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। कहां से? खैरागढ़ से। फिर आते हैं सारंगढ़। सारंगढ़ से किसने किया था? तो
नरेश चंद्र सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, छुई खदान। छुई खदान से किसने किया था? तो छुई खदान से ऋतुपर्णा, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता मत लिख देना, ऋतुपर्णा, आगे नाम याद नहीं आ रहा है, ऋतुपर्णा है ये कंफर्म है, ऋतुपर्णा याद रखिए। कहां से? छुई खदान से। किसी को याद आ रहा होगा तो आप बता सकते हो भाई, या लिख सकते हो, ऋतुपर्णा है लेकिन नाम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कवर्धा। कवर्धा से किसने किया था? तो जिन्होंने जो महल का डिजाइन है कवर्धा महल का, उसका निर्माण भी उन्होंने किया है। याद आ रहा है किसी को? प्रश्न पूछता है कि कवर्धा महल का डिजाइन किनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन दूंगा समझ में आ जाएगा। धर्मराज सिंह, धर्मराज सिंह। कवर्धा महल का डिजाइन किसने तैयार किया है? प्रश्न पूछता है भाई, तो कौन है? धर्मराज सिंह। और क्या प्रश्न पूछता है कि कवर्धा महल के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? क्या दरवाजा कहा जाता है? कवर्धा वाले नहीं जुड़े हैं क्या आज? कैसे नहीं जुड़े हैं? तो गज द्वार। नेक्स्ट पॉइंट, कवर्धा तो याद रखिएगा धर्मराज सिंह। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं शक्ति। शक्ति से कौन हो सकते हैं भाई? शक्ति से नहीं बताऊंगा नाम, आप लोग बताइए। शक्ति से लीलाधर सिंह। अभी तो पढ़े थे किसान आंदोलन 1947, राजा कौन था उस समय? शासक वही थे। तो शक्ति से कौन आएंगे? लीलाधर सिंह। और क्या बच गया? बस्तर। बस्तर से कौन थे? तो ये नाम भी मैं नहीं बताऊंगा, प्रमुख फेमस नाम है। कौन? जिनके नाम से तीरंदाजी में पुरस्कार दिया जाता है। प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो ये 11 लोग, ठीक। अरे मैं इधर ही अलग पेन से लिख दिया, चलो ठीक है। तो कांकेर, रायगढ़, कोरिया, उदयपुर, खैरागढ़, सारंगढ़, छुई खदान, कवर्धा, शक्ति और बस्तर के शासक गए थे 15 दिसंबर को कहा? नागपुर। और नागपुर में इन्होंने क्या किया? बारी बारी से सिग्नेचर किए। ठीक। अब जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में किए हैं, कि नांदगांव वाले के बाद कांकेर नहीं किया, कांकेर के बाद रायगढ़, वो याद नहीं रखना है। सबसे पहले याद रखना है नांदगांव वाले ने किया है। ठीक। अब 11 के 11 ने हस्ताक्षर किया, बचे कितने? 3। अब 3 कौन कौन सी रियासतें बच गई यहां पे? हाँ, जसपुर, सरगुजा और चांग बखार। ठीक। तो इन लोग क्यों नहीं आए? ये लोग बोले कि हम जो है क्या है, हमारी तबीयत खराब है। ठीक है। यहाँ के शासक क्या बोले? हमारी तबीयत खराब है। लेकिन मुख्य मंशा क्या थी? क्योंकि ये लोग आना ही नहीं चाह रहे थे, है ना। जैसे सरगुजा वाले हैं, वो क्या चाह रहे थे मुख्य रूप से कि हम क्या रहे, हमारा भी एक विशेषाधिकार है। जैसे जिस चीज के लिए गठित किए थे, है ना, ईस्टर्न स्टेट यूनियन को, उसी में ही थे कि बाद में नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन बाद में उनको सिग्नेचर करना ही पड़ा। ठीक। तो यहां पे लिख लीजिएगा 3 रियासतों ने, 3 रियासतों ने या 3 रियासतों के शासकों ने बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जो नहीं आए थे उन्हीं लोग। ठीक। तो ये 3 कौन थे? तो यहां पे 1 2 3 करके मत लिखिएगा, यहीं से 12 13 14 करके लिखिएगा, ताकि 14 के 14 नाम यहां पे रहे। ठीक। तो 11 के बाद यहां पे 12वां लिख लीजिएगा, क्या? सरगुजा। सरगुजा से कौन? किसने किया है? प्रश्न बहुत बार पूछा। वेरी गुड, रामानुज। हाँ, जो कि क्या थे? जो बनाया गया था ईस्टर्न स्टेट यूनियन, उसके प्रमुख भी थे, अध्यक्ष रामानुज शरण सिंहदेव।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 13 पॉइंट जशपुर। जशपुर से कौन थे? तो जशपुर का जो राजा था, ठीक है, उसने साइन नहीं किया। अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था क्या करने के लिए? साइन करने के लिए। उनका नाम था TCR मेनन। TCR मेनन, ठीक। कहां का? जशपुर का। तो राजा ने नहीं किया, राजा का नाम था विजय भूषण। शासक का नाम क्या है? विजय भूषण। लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया। साइन किसने किया है? तो मेनन जी ने किया है, TCR मेनन, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट लिखिएगा, क्या बच गया अपना? चांग बखार, ठीक। तो चांग बखार से कौन थे? चांग बखार कृष्ण प्रताप सिंह। कृष्ण प्रताप सिंह, ठीक। तो चांग बखार से शासक कृष्ण प्रताप सिंह, इन्होंने क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो यहां पे जो प्रश्न पूछता है, कभी कभी शासकों के नाम अगर एकदम कठिन करेगा प्रश्न तो दे देगा, भले मैच करो कौन सा शासक कहां का था, लेकिन उसमें भी क्या करेगा? वो प्रमुख प्रमुख को पूछेगा। प्रमुख प्रमुख मतलब कहां कहां का? शुरुआत वाला पूछेगा, राजनांदगांव वाला, ठीक। और क्या पूछेगा? शक्ति वाला पूछेगा, है ना। तो इसको मार्किंग कर लीजिए। बस्तर इंपॉर्टेंट है, कवर्धा इंपॉर्टेंट है, ठीक। खैरागढ़ इंपॉर्टेंट है। बस्तर, शक्ति, कवर्धा, खैरागढ़ और सबसे पहला वाला कौन सा? नांदगांव। इसके अलावा यहां पे सरगुजा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के यानी इस रियासत के राजाओं के नाम, शासकों के नाम आपको याद रखना है। 14 के 14 नाम याद नहीं हो रहे कि किसने साइन किया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये 5-6 नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा और क्या पूछता है कि 14 में से कितने गए थे साइन करने? तो 11 गए थे, याद ही है। और उस 11 में भी सबसे पहले नांदगांव की कौन? राजमाता रानी जयंती देवी। जयंती देवी ने सिग्नेचर किया था, ठीक। और स्वीकृति किसने दी थी? तो खैरागढ़ रियासत ने दी थी। और किसको दी थी? किसको दी थी स्वीकृति? कौन है खूब चंद बघेल? कौन? कौन है? पूरा इधर रामायण पढ़ा रहा हूं, पूछ रहा हूँ वनवास में कौन गए थे? दुर्योधन गए होंगे। अरे यार, ठीक है। हाँ, स्वीकृति किसके समझ दिए थे? तो सही बताए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के समझ, ठीक। चलिए, तो ये होता है आपका विलय पत्र पर हस्ताक्षर। अब लास्ट टॉपिक लिख लीजिए इतिहास का। हाँ, बोलिए। हाँ, चंद्रचूड़। हम्म। नहीं जी, वो अलग है, ये चंद्रचूड़ अलग है। और शिवरी नारायण का चंद्रचूड़ महादेव मंदिर अलग है। वो वो दूसरा है, वो तो मध्यकाल का है जी, कहाँ आधुनिक को उसमें जोड़ रहा हूं। अलग है, वो अलग है और ये अलग है, उसको मत जोड़िएगा। हाँ वो अलग, हाँ वो सही है, ये वाला सही है। जैसे भानु प्रतापपुर का था वो उन्हीं के नाम से, ठीक है। और जो भिलाई का जयंती स्टेडियम है ना, वो माता के नाम से, ये चीज है। क्योंकि उस समय नांदगांव स्टेट और दुर्ग है ना, वो एक ही में थे। दुर्ग जिला था और ये जो आता था रियासत में आती थी, नांदगांव रियासत। इसलिए तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जब निकाला जाता था तो जिले से नहीं निकालते थे, कहां से निकालते थे? नांदगांव रियासत से। और उसी रियासत में राजा बनवाया था, क्या मिल बनवाया था? रियासत के अंदर बनवाया था मिल को। कौन सा मिल? BNC मिल, हाँ वही CP मिल बोलो या BNC, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो वो लगे हुए थे, तो उन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और वहीं के एक महंत भी है ना, जिन्होंने रायपुर क्षेत्र में भूमि दान दी थी, क्या के लिए? म्यूजियम बनाने के लिए। वेरी गुड, महंत घासीदास, जिनके नाम से अभी क्या है वहां पे? संग्रहालय। वो भी उसी क्षेत्र के थे, ठीक है। तो हाँ, कई लोग को ये भी रहता है गुरु घासीदास संग्रहालय, नहीं,
महंत घासीदास संग्रहालय, जो उस क्षेत्र उस रियासत के थे, जिन्होंने क्या दिया था, भूमि दान दी थी, वो भी उसी क्षेत्र। चलिए अब लास्ट टॉपिक लिख लीजिए। हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पूछे ना जी, कोई पूछ रहा था। यहां पे जो प्रतिनिधि के तौर पे आते हैं, वो उन्हीं का नाम आपको याद रखना है। किनका? नांदगांव वाली का। आपको बताया कि उस समय जो राजा था, जो राजकुमार था, अल्पवयस्क था, तो उनकी राजमाता ने साइन किया था, तो वहां पे वो प्रतिनिधि के तौर पे ही थी। ठीक है, क्योंकि शासक क्या था, नाबालिग था, राजा नहीं बना था। बाकी लोग भी कुछ कुछ प्रतिनिधि थे, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। शासक के तौर पे ही उनको, मुख्य रूप से शासक नहीं, हस्ताक्षरकर्ता के तौर पे ही आपको उनको जानना है। ठीक, और जैसे आपको लास्ट में बताया, कहाँ का? विद्याभूषण वाला जी, विजय भूषण वाला, हाँ। तो वो जो मेनन थे, मेनन भी प्रतिनिधि थे। ठीक है, लेकिन राजा कौन थे? विजय भूषण। तो यहाँ पे राजा थे कि प्रतिनिधि थे, इस प्रकार से प्रश्न नहीं आता। प्रश्न पूछता है हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो आपको मेन फोकस उसमें रखना है। क्योंकि पहला हस्ताक्षर नांदगांव वाली ने किया था, और वो भी प्रतिनिधि थी, इसीलिए प्रतिनिधि के तौर पर आपको उन्हीं को बस याद रखना है। बाकी का नाम सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षरकर्ता वाला याद रखना है। क्लियर है? ठीक। क्या बता रहा था? छत्तीसगढ़ की आ, रियासतों का विलय। तो ये भी तो आपको बता ही दिया हूं। कब की बात है? 1948, 1948 की। ये लास्ट टॉपिक है जी इतिहास का, जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है हमारा। कहाँ की गुफा से चालू किए थे? बोतलदा की गुफा से चालू किए थे, है ना? पत्थर कंकड़ पंकड़ खोजते हुए चालू किए थे इतिहास पढ़ना। और आज उसी कंकड़ पत्थर का हाथ, पहले जो हाथ में कंकड़ पत्थर लेते थे, अब पेन आ गया है ना? बीच में बम बम भी गिरा है, भाला बर्ची से लड़े भी, है ना? उसके बाद बम विस्फोट भी किए हैं, अंग्रेजों की खटिया खड़ी किए हैं, और लास्ट में क्या कर रहे हैं? पेन पकड़े हैं, और पेन से क्या कर रहे हैं? साइन कर रहे हैं। तो वहां से लेके यहां तक का इतिहास, आपका पूरा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास जो शुरू से जुड़े हैं, उनका क्या होता है? समाप्त होता है। और कई, अधिकतर लोग तो अक्टूबर से जुड़े थे, जिसमें आधुनिक हम लोग चालू किए थे। उसके पहले मध्यकालीन और उसके पहले प्राचीन भी खत्म हो चुका है डिटेल में, है ना? तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा इतिहास का, इसको लिख लो भाई। सबसे पहले पूर्ण रूप से विलय कब हुआ? तो डेट लिख लो, क्या? 1 जनवरी 1948, 1948। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में जी? प्रश्न कैसे? हाँ, गुड। मैं अच्छा बोले, ये उत्तर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था कूट वाले में, है ना, उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम कहीं नहीं था, है ना? इसमें नाम था किनका? मुखिया का। क्योंकि आप खुद जान रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जॉब में होगे, प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट, जो भी जॉब में हो, तो यहाँ पे काम सब ऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? आपके बॉस का होता है, जो सुप्रीम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कौन थे? उसके भी सुप्रीम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुड। तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता में कौन आएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आएंगे। और ऐसा नहीं कि ये भी बैठे बिठाए काम किए भाई, इनकी तबियत खराब थी, फिर भी जा जाके साम दाम दंड भेद अलग अलग तरीकों से सबको क्या किए? सबको हस्ताक्षर कराए। यहाँ तो सिर्फ 14-11 रियासतों की बात है, 14 रियासत। ये कितनी देखे? 500 से ऊपर। ठीक है, 562 रियासतों को, ठीक, अकेले जाके समझाना। एक तो राजा महाराजा ऐसी अकड़ू, ठीक, लेकिन उनको समझाने का और कार्य इन्होंने ही किया है। इसीलिए तो इनके नाम से क्या मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबको एकता के सूत्र में बांधे, इसलिए हाँ, एकता दिवस। और इनके पुतला भी खड़ा किया गया है गुजरात में। क्या नाम है पुतले का? पुतला नहीं कह सकते भैया, भव्य है वो तो। स्टैचू, हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्योंकि सभी को एकता के सूत्र में, पूरे भारत को ये बांधे थे। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
हाँ, तो यहाँ पे बता रहा हूं, है ना, यहाँ पे आएगा फिर भी उनका नाम नहीं आता, किनका, ठाकुर जी का। किनका नाम आता है? अब ठाकुर जी के सुपीरियर बड़े पद पे कौन थे? पंडित रविशंकर। तो यहाँ पे सहयोगी वही आएंगे, और अगर उत्तर लेना भी होगा तो भी आप रविशंकर शुक्ल ही लेंगे। देख रहे हो काम बेचारे कौन किए? पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि उत्तर लेता है इसलिए आपको लेना है रविशंकर शुक्ल जी। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लिएगा काउंसिल ऑफ एक्शन करके, तब लेना है आपको किनको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट अगर पूछेगा, और अगर पूछ लिया कि किसके सहयोग से हुआ था, किसने किया था, तो ठाकुर पंडित रविशंकर शुक्ल। अभी भी देखो ठाकुर प्यारेलाल जी का ही नाम आता है, लेकिन उत्तर इनको लिया गया है ना। और विशेष सहयोग करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, विशेष सहयोग, ताकि मेंस में जब आप लिखो तो आपको याद रहे। तो यहाँ पे नाम आएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। छत्तीसगढ़ का सरदार वल्लभ भाई पटेल किसे कहा जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता कि इन्होंने क्या किया था, जैसे कार्य इन्होंने भारत में किया पटेल जी ने, वैसी कार्य इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऐसा नहीं है। इसके पीछे और भी रीजन है, जैसे अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन याद आ रहा है, किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहां पे मजदूर मिल आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो कुछ कुछ जो कार्य है उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें प्यारेलाल जी को वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है। जैसे भगत सिंह किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का? परसराम सोनी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह जी को। वैसे ही आपको यह भी याद रखना है। चलिए, और लास्ट लिख लीजिए, लास्ट लाइन। और यहां पे एक नाम और जोड़ सकते हो अपने से, समझ गए होगे किनका नाम? प्रोफेसर जय नारायण पांडे। ठीक, और ये दोनों किससे जुड़े थे? तो काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक, और लास्ट लाइन लिख लीजिएगा कि सभी शासकों ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए। 11 एक साथ किए, 3 बाद में किए, ठीक, लेकिन किए। और कौन सी रियासत में आंदोलन चलता रहा इसके बाद भी, संविलियन के बाद भी? शक्ति रियासत। और वहां के राजा कौन थे शक्ति रियासत के? लीलाधर सिंह जी। ठीक है, चलिए, तो सभी शासकों ने संविलियन पत्र पे हस्ताक्षर किए। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो समाप्त होता है। लेकिन समाप्त तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी जो मेन मेन टॉपिक है आधुनिक इतिहास में, जितने भी आंदोलन हैं, है ना, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, डायनामाइट केस, है ना, षड्यंत्र केस, या जो हम क्रांतिकारी घटना जिसको बोलते हैं, ठीक, पत्र बम केस, भारत छोड़ो आंदोलन, साथ ही जो सबसे पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीजें हुई, एक बार अच्छे से उसको और पढ़ लीजिएगा। पढ़ बस लेना, याद मत करना, क्योंकि जो कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे थे उनको क्लास में ही मेरे ख्याल से इतना तो मैं कह सकता हूं कि 50% तो उनको दिमाग में गया ही गया होगा। और अगर रिपीट किए होंगे टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर, तो आपको याद भी होगा। ठीक है, वो रिपीटेशन के ऊपर है, क्योंकि जहां पे अभी क्लास में जो करते हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत 50% तो जाता ही होगा माइंड में। जाता है कि नहीं जाता जी? 75% जाता है, ठीक है। गुड। तो हाँ, हाँ, जो नहीं गया होगा वो वीडियो देख के चला जाएगा। लेकिन हाँ, अभी जो है आपको 3 चीज पे ज्यादा फोकस करना है। आपको बताया भी कि कोई एकदम जो आप कभी, आप पुरख हम पढ़े ही नहीं हो कभी साल भर,
ठीक है, वो नए टॉपिक को भी 10 दिन में मत उठा लेना, ठीक है। उठाओगे भी तो याद करने वाला मत कर लेना कि अभी 10 दिन में इतना हो जाएगा। 10 दिन पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए आपके रिपीटेशन पर। 3 चीज आपको बोला हूं, 3 चीज पे अभी लास्ट टाइम में ज्यादा फोकस करना है। क्या क्या? पहला, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव। दूसरा, करंट अफेयर्स। कहां तक का? 31 आज तक का, 31 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर, ठीक। और उसके बाद आपको रिपीटेशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन। आपको याद है एकदम, एक एक पॉइंट याद है ना। परसराम सोनी यहाँ पे बम बनाए, रावण भाटा में परीक्षण किए, उसके बाद जाके ईदगाह भाटा मैदान में किए, इतने बजे बम फोड़े, सब याद है आपको। फिर भी पढ़ो उसको, है ना। चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे व्याकरण की बात हो, रिपीटेशन करिए भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नया टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि इस नया टॉपिक में 2 दिन में या 5 दिन में कर लूंगा या कर लूंगी, तो ही आप उसको उठाइए अगर याद कर सकते हो तो, है ना। नहीं तो ये टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना। ये 3 चीज, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन जितना भी आपका हो चुका है, और साथ ही क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर छोड़ना मत भाई, ठीक है। आपको एक सर भेजते भी होंगे ग्रुप में, देखे होंगे बीच बीच में करंट अफेयर का, तो है ना, हाँ, मनीष सर, तो वो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उनके वीडियो भी अच्छे रहते हैं। या आप बुक जो फॉलो किए हो, कोई भी बुक लिए होगे, अर्जुना लिए होगे, बीके नायक लिए होगे, या कोई भी पब्लिकेशन की, तो बुक लेना भी आवश्यक है। नहीं है बुक, कहीं दूरस्थ अंचल में रहते हैं, तो नेट आपका बहुत सुविधाजनक है, वहां से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक। तो ये 3 चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, ठीक। तो चलिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मेरे ख्याल से तो चल रहा होगा ठीक ठाक तैयारी। और सेंटर आ गया है, देखे हो कि नहीं एडमिट कार्ड? हाँ, ठीक है, अपना अपना सेंटर याद रखे रहना, भूलना मत, है ना। और एक बार, कई बार हम लोग गलती करते हैं, जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहला नजर हमारा हमारे फोटो पे जाता है, फोटो ठीक आया कि नहीं, अरे साला आधार कार्ड वाला आ गया है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा खिंचवाया तो वाला है। और दूसरा जाता है कहाँ पे? सेंटर पे। तो वो फोटो और सेंटर की जगह हम लोग क्या चीज छोड़ देते हैं? अगर आप क्या संविदा कर्मचारी हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कई बार यस हो जाता है, कई बार नो हो जाता है, उसको देख लेना। कई बार आप दिव्यांग हैं, नहीं है तो हाँ हो जाता है, हाँ है तो नहीं हो जाता है। पुरुष का महिला हो जाता है, महिला पुरुष हो जाता है ना। डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है कई बार, है ना, त्रुटि हो ही जाती है, तो एक बार उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कई ऐसे केस हुए हैं भाई कि एग्जाम हॉल में देख रहा है, अरे मैं तो पुरुष हूं, मेरे में क्या लिखा है महिला, हुआ है ऐसा, ठीक है। तो वो गलती ना हो, तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से एडमिट कार्ड को भी देख लीजिएगा कि सब चीज सही सलामत है कि नहीं। क्लियर है? छोटी छोटी चीज है लेकिन मोटी बात है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, बाकी अच्छे से, क्या चीज? हाँ, बीच में देखेंगे, बीच में चलाएंगे ना क्लास, कैसे नहीं होगी, बीच में होगा, ठीक है। उसको वही डिस्कस कर रहा था, तो कुछ रहेगा तो बताऊंगा, अभी ग्रुप में बताऊंगा, टेंशन मतलब। लेकिन हाँ, रिपीटेशन करो भाई, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का पोर्शन तो ज्यादा आएगा ही, इस पर ज्यादा फोकस करना ही है। लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, भूगोल और करंट अफेयर अच्छे से इसको देख लीजिएगा। साइंस वाइंस अगर आपका कमजोर है, तो उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, जैसे बायो से कुछ कुछ सिस्टम के बारे में पूछ लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, बाइल जूस क्या होता है, सीक्रेट कहाँ से होता है, ये सब चीजें। पीएच मान देख लेना केमिस्ट्री वाले में। तो वो 2-3 नंबर के चक्कर में, है ना, आप पूरा बड़े, जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है, लग रहा है 10 दिन, लेकिन पता नहीं चलेगा, हवा हो जाएगा 10 दिन, तो अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक। तो चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। और कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भूमकाल, जय श्री राम, जय सतनाम, जय माता दी, जय बजरंग बली, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि।